नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको बीए भाग फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के छठे अध्याय शक्ति की धारणा में से शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। शक्ति और बल। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है, बल प्रकट तत्व है। बल का अर्थ है शास्त्रियों की प्रयुक्ति या प्रतिबंधों की व्यवस्था, जिसमें साधारण जुर्माने से लेकर प्राणदंड तक शामिल है। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव अथवा पूर्ण क्षमता है जो कि बल को संभव बनाती है। बारस्टैड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। बारस्टैड ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं: बल, प्रभाव तथा प्रभुत्व। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है जैसे बादल में बिजली रहती है। जब बल अमर्यादित तथा लक्ष्यहीन होता है तब उसे दमन कहा जाता है। स्वीकृत, सीमित तथा नियंत्रित बल को शास्त्रीय कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से एक व्यापक तत्व है। राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में अंतर। यद्यपि राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति दोनों व्यापक दृष्टिकोण से शक्ति के ही प्रकार हैं, किंतु इन्हें एक ही नहीं समझ लिया जाना चाहिए। राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है, जिसमें सदैव ही शक्तियों के अन्य रूप भी शामिल होते हैं, जैसे धन, शस्त्र सामग्री, नागरिक सत्ता, मत पर प्रभाव आदि। सैनिक शक्ति एक स्पष्ट तत्व है जो सैन्य बल पर आधारित होता है। राजनीति में सैनिक शक्ति का स्थान अत्यंत गौण रहता है, क्योंकि शक्ति वास्तविक बल प्रयोग नहीं बल्कि बल प्रयोग की क्षमता है। मार्गेंथाउ ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है, जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं तथा मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है। सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग है। जब हिंसा या दमन का वास्तविक प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है कि सैनिक या अर्धसैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति ने अधित्याग कर दिया है। किंतु डायक सैनिक शक्ति को भी राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार संघर्ष राजनीति का मूल सार है, चाहे वह शब्दों द्वारा या हिंसा द्वारा किया जाए। इस दृष्टि से सैनिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का एक उप विभाग समझा जाना चाहिए। फिर भी सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति की पृष्ठभूमि में ही रहती है। शस्त्रों, हिंसा या दमन द्वारा स्थापित सुव्यवस्था आदिमकालीन समाज की प्रतीक है, जो किसी भी सभ्य राजनीतिक समाज के लिए प्रतिष्ठा की वस्तु नहीं हो सकती है। राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नेतृत्व तथा स्वेच्छा जैसे तत्वों पर आधारित हो सकती है। शक्ति एवं प्रभाव समानताएं। शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान हैं, तो दूसरी ओर इनमें महत्वपूर्ण असमानताएं भी हैं। ब्रचास और बारात ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में इन दोनों में अनेक असमानताएं बताई हैं। इन लेखकों के अनुसार शक्ति एवं प्रभाव दोनों ही बौद्धिक एवं संबंधात्मक हैं तथा एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं, तो और शक्ति तथा प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में भी किए जा सकते हैं। शक्ति एवं प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ है या प्रभाव के कारण, यह मालूम करना कठिन होता है। इसका निर्णय तो वास्तव में स्वयं वही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्धनकारी भी हो सकते हैं। ऐसा मानता है। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी
इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। नंबर 1, शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधी का प्रयोग होता है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास सदैव उसके अनुपालन के विषय में अनेक विकल्प मौजूद रहते हैं। नंबर 2, शक्ति प्राय शक्ति धारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है। उसका प्रयोग शक्ति धारक दूसरों की इच्छा के विरुद्ध एवं प्रतिरोध के रहते हुए कर सकता है। प्रभाव संबंधात्मक होता है और उसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है, अर्थात प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। नंबर 3, शक्ति को अप्रजातंत्रात्मक माना जाता है। वह प्रति शक्ति को आमंत्रित करती है तथा वह पर आधारित होती है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतः प्रजातंत्रात्मक माना जाता है। उसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। प्रभाव का प्रभाव विचार की समानताओं और मूल्यों की समरूपता के कारण होता है। चौथी बात यह है कि शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति के दुर्बल होते ही या प्रतिबंधों के अभाव में उसका अनुपालन किया जाएगा। प्रभाव की शक्ति असीम होती है और प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है। क्योंकि प्रभावक और प्रभावित के बीच एक सद्भावनापूर्वक संबंध स्थापित हो जाता है। सच्चे रूप में प्रभाव प्राप्त हो जाने पर शक्ति अनावश्यक हो जाती है। 5 नंबर, शक्ति को सभ्यता एवं संस्कृति के बाहरी तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। उसका प्रयोग निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप से ही किया जा सकता है। उसके प्रयोगकर्ता का स्वरूप प्राय सुनिश्चित होता है, जबकि प्रभाव प्राय व्यक्तिगत, अमूर्त तथा अस्पष्ट होता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रहते हैं। एक व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है, जैसे 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक यहाँ खान की पूर्वी बंगाल के संबंध में यही स्थिति थी। उन्हें पूर्वी बंगाल के संबंध में केवल शक्ति प्राप्त थी, प्रभाव नहीं। दूसरी ओर शेख मुजीबुर रहमान को दिसंबर 71 के पूर्व पूर्वी बंगाल के संबंध में प्रभाव ही प्राप्त था, शक्ति या सत्ता नहीं। अतः प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती और शक्ति भी बिना प्रभाव के रह सकती है, लेकिन यह स्थिति साधारणतः लंबे समय तक नहीं रहती। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें 16 दिसंबर 1971 के पूर्व केवल प्रभाव प्राप्त था, उन्होंने दिसंबर 71 में बांग्लादेश के संबंध में शक्ति भी प्राप्त कर ली। शक्ति और सत्ता। राजनीतिक संगठन उन संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं जो कि बल के प्रयोग का नियमन करती हैं तथा सामाजिक सहयोग और नेतृत्व से संबंधित होती हैं। इनमें शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शक्ति व्यक्तियों, समूहों तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। यह आदेश देने की क्षमता है। उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता के रूप में देखा जा सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों पर थोपा जा सकता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दूसरे राज्यों पर अनधिकृत रूप से अधिकार किया गया अथवा उन पर विजय प्राप्त की गई, किंतु बाद में धीरे धीरे उन्हें जन स्वीकृति प्राप्त हो गई और वे सत्ता बन गए। सत्ता के बिना शक्ति असंस्थायीकृत, साधनात्मक, परिस्थितिजन्य में अनिश्चित होती है। सत्ता संस्थायीकृत होने के कारण अपने विषय क्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है। उसके निर्देशों को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। सत्ता निश्चित, स्पष्ट तथा प्रकट होती है, इसलिए उसका विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति, संस्थाओं अथवा समूहों में प्रत्यायोजन किया जा सकता है। शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता एवं निश्चितता का अभाव होता है। चार्ल्स मैरियम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया है, लेकिन वास्तव में
इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। शक्ति दमन का एक यंत्र है, उसका प्रभाव भौतिक होता है, सत्ता सहमति पर आधारित होती है और इसके साथ ही अधिक प्रभावदायक भी हो सकती है। अनेक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो कि बहुत अधिक सत्ता का प्रयोग करती हैं किंतु केवल सहमति पर आधारित हैं। शिक्षक, पत्रकार और जनसेवक की सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती, फिर भी उसका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं और संगठनों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वरिष्ठ व्यक्ति के पास केवल सत्ता है और अधीनस्थ या कनिष्ठ व्यक्तियों के पास शक्ति, लेकिन यह अवांछित स्थिति ही है। इन दोनों का उचित संतुलन राजनीति की एक शाश्वत समस्या है जिसे सफल नेतृत्व के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था और संगठनों में सत्ता और शक्ति को सामान्य रूप से संयुक्त किया जाता है और ऐसा किया जाना जरूरी है क्योंकि अत्यंत लोकप्रिय शासक को भी शासन सत्ता के संचालन के लिए सत्ता और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।